Hello, health champions. Today we will discuss about a very important topic. तो आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो कि हम बात करेंगे मिथ्स के बारे में, ऐसे टॉप 5 मिथ्स के बारे में जो कि पीसीओएस के बारे में फेमस है। पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो मैं हूं शरद मिश्रा, होलिस्टिक एंड मेटाबॉलिक डिसीज़ एजुकेटर, लैब डायग्नोस्टिक एक्सपर्ट and lab franchise consultant, diet psychologist, believe in simplicity and on a mission to improve lives. तो आप अगर अपनी हेल्थ को ट्रूली मास्टर करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखें। तो आइए जानते हैं वो कौन से टॉप 5 मिथ्स हैं जो कि पीसीओएस के बारे में बहुत ही प्रचलित हैं। मिथ्स यानी वो ऐसी कौन सी किंवदंतियाँ हैं जिनके बारे में या अवधारणा हैं पीसीओएस के बारे में, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और पीसीओएस कैसे डेवलप होता है, किस किस वजह से डेवलप होता है, वो सारी चीज़ें हम आज बताएंगे इस पूरे एपिसोड में। तो आइए जानते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में। और हेलो हेल्थ चैम्पियंस, आइए जानते हैं वो टॉप 5 मिथ्स कौन से हैं पीसीओएस के बारे में। तो पीसीओएस के बारे में जो टॉप 5 मिथ्स हैं उसके बारे में हम आज समझेंगे। तो जो सबसे पहला जो मिथ है पीसीओएस के बारे में वो है पीसीओएस इज़ ए रेयर कंडीशन। ये सबसे बहुत कॉमनली बोला जाता है कि पीसीओएस जो है एक प्रकार की रेयर कंडीशन है, ये कभी कभार किसी को होती है। जबकि अगर आंकड़े देखे जाएं या बहुत सारे जो डिटेल देखी जाए तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, मोस्ट कॉमन, सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग। तो पीसीओएस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग है। एक प्रकार से दिस इज़ नॉट ए रेयर कंडीशन। ये ऑलमोस्ट 10% और मोर देन 10% वीमेंस में एक कॉमन प्रॉब्लम के रूप में पाया जाता है पीसीओएस की प्रॉब्लम, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़। दूसरा इसमें मिथ्स जो बहुत ही कॉमन है, प्रचलित है, वो है पीसीओएस इज़ जस्ट ए फर्टिलिटी प्रॉब्लम। फर्टिलिटी प्रॉब्लम से मतलब है कि पीसीओएस बेसिकली एक समस्या है जिसकी वजह से फर्टिलिटी की समस्या आती है, यानी कंसेप्शन की प्रॉब्लम आती है, कंसीव करने में समस्याएं आती हैं। तो उस तरह की ये समस्या को बारे में बताया जाता है। जबकि पीसीओएस इज़ नॉट जस्ट ए फर्टिलिटी प्रॉब्लम, इट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम। बेसिकली फर्टिलिटी इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ पीसीओएस बट नॉट द ओनली प्रॉब्लम। तो ये इकलौती समस्या नहीं है, एक समस्या और बाकी सब समस्याओं के साथ में एक फर्टिलिटी प्रॉब्लम भी होती है। अदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स पीसीओएस के साथ में डेवलप होती हैं अलग अलग तरह की, जिसमें कि हार्मोनल का बहुत बड़ा इम्बैलेंसेस और दूसरी समस्याएं आती हैं पीसीओएस की प्रॉब्लम्स के साथ में। फिर आता है कि पीसीओएस जो है वो कॉज होता है केवल जेनेटिक और हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से, यानी एक प्रकार की जेनेटिक बीमारी है या ये हार्मोन की प्रॉब्लम्स है। तो हार्मोन्स के इम्बैलेंस और जेनेटिक की प्रॉब्लम्स के बारे में की समस्या है पीसीओएस। जबकि ये केवल जेनेटिक और हार्मोन्स की प्रॉब्लम नहीं है, इसका जो मूल जो कारण है वो डिफरेंट कॉजेज़ हैं। जेनेटिक इज़ वन ऑफ द कॉज, हार्मोन इज़ बेसिकली रिजल्ट, कह लीजिए हार्मोन तो एक परिणाम है किसी एक मूल समस्या की वजह से, उसका एक परिणाम है हार्मोन्स। और भी बहुत सारी एक कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजी है इससे रिलेटेड, जिसकी वजह से पीसीओएस डेवलप होता है। फिर एक समस्या है कि केवल जो ओवरवेट हैं या जिनका वजन ज़्यादा है उन्हीं को केवल पीसीओएस होता है या पीसीओडी की समस्याएं आती हैं। तो यह भी बिल्कुल पूरी तरह से रॉन्ग है। पीसीओएस जो है वो जो स्लिमर हैं, जिनको वजन कम है, जिनका कि वेट वो ऑलरेडी कम है, उनको भी हो सकती है, क्योंकि पीसीओएस जेनेटिक वन ऑफ द कॉज हो सकता है। उसके अलावा अदर जो कॉज होते हैं जिनके बारे में हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो कौन से महत्वपूर्ण कॉज हैं जिसकी वजह से पीसीओएस होता है, उसके बारे में हम बताएंगे इसमें आगे इस पूरे डिटेल्ड वीडियो में इस चीज़ के बारे में। तो ओवरवेट वीमेंस में पीसीओएस हो ये ज़रूरी नहीं है, जो नॉन ओवरवेट है, नॉर्मल वेट जो वीमेंस हैं, उनमें भी पीसीओएस डेवलप होता है। और उसके अलावा एक पांचवा जो कारण इसमें मेंशन है वो है कि ऑल वुमेन विद पीसीओएस हैव सिस्ट इन देयर ओवरीज। ये एक बहुत कॉमन है और जैसा कि इसका नाम भी बताता है इसका कि पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। तो नाम से ऐसा ही प्रतीत होता है कि बहुत सारे सिस्ट जो है वो ओवरीज में डेवलप हो गए हैं, इसलिए इसको नाम भी दिया गया है। लेकिन ये कोई ज़रूरी पार्ट नहीं है, ये कोई इसेंशियल सिम्टम नहीं कि सिस्ट होंगे तो ही वो पीसीओएस कहलाएगा। पीसीओएस के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसको हमेशा हर हाल में सिस्ट हों। सिस्ट इज़ नॉट ए कंपल्सरी पार्ट, ये एक वन ऑफ द रीज़न है,
कि सिस्ट हो सकते हैं और सिस्ट ना भी हों। तो ये कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो बड़े कॉमन हैं इस पीसीओएस के बारे में। अभी हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली पीसीओएस होता कैसे है, ये हो कैसे जाता है पीसीओएस। तो अभी तक की जो अवधारणा है या ओवरऑल जो अभी तक का रिसर्च है वो बताता है कि पीसीओएस के जो पुराने जो अभी तक जो रिटन वो है उसमें जेनेटिक कॉज को उन्होंने उसमें शामिल किया हुआ है। हार्मोनल इम्बैलेंस की बात वो करते हैं, लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में वो ये नहीं बताते कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता कहाँ से है। और उसके अलावा ये दो चीज़ों के बारे में मुख्य रूप से, और लाइफ स्टाइल चेंजेस, इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये सब भी इसके अंदर मैं मेंशन किए हुए हैं कि इन्वायरमेंटल के फैक्टर्स ये भी आते हैं उसके अंदर पीसीओएस के होने की वजह से। लेकिन जो पूरा जो डेटा है रिसर्च का, जो पिछले 10-12 साल का 15 साल का जो डेटा है, उसके आधार पे जो समझ में आता है कि जो पीसीओएस का जो मूल कारण है मोर देन 70% वुमेन में, वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रीज़न होता है उसका नाम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस इज़ बेसिकली ए रूट कॉज इन मोर देन 70% ऑफ वुमेन्स फॉर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ होने के लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है एक सबसे कॉमन फैक्टर है जो पाया गया है इन सभी वुमेन्स में मोर देन 70% के ऊपर। तो अब इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता कैसे है और ये क्या चीज़ है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बेसिकली अगर समझना है इंसुलिन रेजिस्टेंस को हमको सिंपल अगर लैंग्वेज में अगर हम समझें इंसुलिन रेजिस्टेंस को, तो बेसिकली जब भी हम हमारे फूड में जो भी 3-4 हमारे फूड के जो पार्ट हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, तो हम जब भी अपना कोई भी फूड इंटेक करते हैं, फूड इंटेक को जब हम लेते हैं तो फूड इंटेक करने के बाद इसमें जो फूड है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, प्रोटीन में और फैट का अलग तरह से मेटाबॉलिज्म होता है। तो स्पेशली जो ग्लूकोज है जो कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट से, ग्लूकोज के जैसे ही बॉडी में आता ही ग्लूकोज के प्रेजेंस में या ग्लूकोज के रिस्पॉन्स में एक हार्मोन रिलीज होता है, इसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करता है ग्लूकोज के रिस्पॉन्स के साथ में, और एक नॉर्मल प्रोसेस में ग्लूकोज को जो इंसुलिन है आते ही यहाँ से उठाता है ग्लूकोज को, और ये इमीडिएटली बॉडी की जो सेल्स हैं हमारी सेल्स के अंदर ये इनको डाल देता है ग्लूकोज को ले जाके। बिकॉज ये जो इंसुलिन है एक प्रकार का एक एजेंट का काम करता है, या कह लीजिए इंसुलिन एक प्रकार का सेल्स पर्सन है, ऐसे कह ले सकते हैं इसको। सेल्स पर्सन इसलिए क्योंकि ये बेसिकली जितना भी इंसुलिन ग्लूकोज डेवलप हो रहा है बॉडी के अंदर, ब्लड में जो ग्लूकोज आ रहा है, इसका काम है सारे ग्लूकोज को ले जाके बॉडी की सेल्स को अलग अलग डिफरेंट सेल्स को जाके दे देना पूरे इंसुलिन को। तो ये जाके सेल्स के पास जाके नॉक करता है कि देखिए मैं इंसुलिन को लेके आया हूँ, स्पेशली ग्लूकोज को लेके आया हूँ। इंसुलिन नॉक करता है सेल्स को, और सेल्स जो है वो अपना जो गेट है वो ओपन कर देती हैं, और जो ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर चला जाता है, वहाँ पे वो एनर्जी के रूप में यूज़ कर लिया जाता है। तो इस तरह से सेल्स में एक नॉर्मल प्रोसेस में इंसुलिन जो है जब हम खाना खाते हैं उसके हिसाब से इंसुलिन जो है ट्रिगर होता है, उसी के रिस्पॉन्स में इंसुलिन के ट्रिगर आते हैं, और इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को मैनेज करता रहता है। तो ग्लूकोज को जो मैनेज करने की जो प्रोसेस है पूरी, ग्लूकोज के ब्लड ग्लूकोज की जो मैनेजमेंट की प्रोसेस है वो बहुत ही टाइटली कंट्रोल्ड रहती है इंसुलिन के द्वारा। और इंसुलिन इसको पूरा ध्यान रखता है कि जैसे ही कोई ग्लूकोज वहाँ पर एक्स्ट्रा आता है वो इमीडिएटली उसको उठा के सेल्स के पास ले जाता है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कई सारे चेंजेस की वजह से, फूड हैबिटरी चेंजेस, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल्स के चेंजेस की वजह से जो ग्लूकोज के आने की जो मात्रा है ब्लड में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसके रिस्पॉन्स में जो इंसुलिन है, इंसुलिन के लेवल भी उस ग्लूकोज के रिस्पॉन्स को देखते हुए बढ़ने लगते हैं। ग्लूकोज के रिस्पॉन्स में के हिसाब से इंसुलिन के लेवल बढ़ते जाते हैं। इंसुलिन जैसे ग्लूकोज अगर आया तो ग्लूकोज इंसुलिन का ये रिस्पॉन्स, ये ग्लूकोज आया ये इंसुलिन का रिस्पॉन्स, तो अल्टीमेटली ग्लूकोज का लेवल ब्लड में मेंटेन करते हुए, लेकिन इंसुलिन की मात्रा जो है वो लगातार बढ़ती है। इंसुलिन की मात्रा जो है ब्लड में लगातार बढ़ती है, लेकिन वो हर हाल में ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करता है। तो इंसुलिन इस तरह से ग्लूकोज को मेंटेन करता है, और ये जो समस्या है ये लगातार बढ़ती जाती है, और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को डेवलप करती है। अल्टीमेटली जब एक कंडीशन ऐसी आती है जब ये जो ग्लूकोज है, ये इंसुलिन है, अपने एक थ्रेशोल्ड को टच कर लेता है, और यहाँ ये थ्रेशोल्ड टच करने की वजह से ये और ज़्यादा ग्लूकोज को मेंटेन नहीं कर पाता, और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की अवस्था डेवलप होती है अल्टीमेटली। तो इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस है वो कई सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से डेवलप होती है, स्पेशली पीसीओडी की कंडीशंस में। कोई इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर डेवलप होगा
तो वो हाइड्रो स्पेशली जो एंड्रोजेंस होते हैं, मतलब हाइपर एंड्रोजेनीमिया कर देगा, यानी एंड्रोजेंस की जो मात्रा है उनको बढ़ा देगा ब्लड में। एंड्रोजेंस यानी जो मेल हार्मोन्स होते हैं मेनली, जैसे टेस्टोस्टेरोन, डीएचईएस, एंड्रोस्टेंडियोन, इनकी जो लेवल है वो ब्लड में बढ़ने लगता है। और एंड्रोस्टेंडियन, डीएचईएस अगर इनका लेवल अगर ब्लड में बढ़ता है तो ये बेसिकली ये जो हार्मोन्स हैं, जो मेल हार्मोन है, ये जो मसल्स में हमारे कई दो प्रकार के फाइबर्स होते हैं, इसमें हम टाइप 1 मसल फाइबर होते हैं और एक होता है टाइप 2 मसल फाइबर। तो टाइप 1 मसल फाइबर्स की संख्या जो है वो कम होने लगती है जब एंड्रोस्टेंडियोन या एंड्रोजन या कह लीजिए टेस्टोस्टेरोन जब बढ़ते हैं ब्लड में, और टाइप 2 मसल फाइबर की जो संख्या है वो बढ़ने लगती है। टाइप 2 मसल फाइबर बढ़ते हैं और टाइप 1 मसल फाइबर की संख्या जो है डिक्रीज़ होती है। इसके डिक्रीज़ होने से फर्दर जो है वो जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो डिक्रीज होती है और उससे ग्लूकोज का जो अपटेक है वो कम हो जाता है। और अब ग्लूकोज का अपटेक होने से कहाँ जाएगा ग्लूकोज ब्लड में आने लगेगा उस केस में, और ब्लड में जो आएगा ग्लूकोज तो फर्दर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करेगा। और उसी तरह से टाइप 2 मसल फाइबर अगर बढ़ेंगे तो ये बेसिकली जो टाइप 2 मसल फाइबर बढ़ने से क्या होगा, ग्लूकोज का जो डिस्पोजल है वो बहुत ही लेस एफिशिएंट हो जाएगा। ग्लूकोज डिस्पोजल प्रॉपर नहीं होगा तो ग्लूकोज फर्दर यहाँ पे ग्लूकोज इंक्रीज होगा और ये फिर से इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ा लेके जाएगा। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ से भी बढ़ रहा है, एक एंडोस्टेंडियन की तरफ से ही बढ़ रहा है। फिर साथ ही साथ एक प्रोसेस और चलती है, एडिपोज टिश्यू जो है, एडिपोज टिश्यू यानी जो फैट स्टोरिंग जो टिश्यू होते हैं हमारे, एडिपोज टिश्यू में एक हार्मोन निकलता है, इसको हम लेप्टिन बोलते हैं। लेप्टिन बेसिकली एक एपेटाइट को रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस को सिग्नल देता है ब्रेन के एपेटाइट को रेगुलेट करने के लिए। नॉर्मल कंडीशन में इसका काम होता है कि हाइपोथैलेमस को सिग्नल देना कि आवर स्टोर्स आर फुल। बेसिकली लेप्टिन इज बेसिकली कंफर्म करता है कि एडिपोज टिश्यू के जो स्टोर हैं वो फुल हैं। उस कंडीशन में आपको फूड का इंटेक कम करना है और एनर्जी का एक्सपेंडिचर बढ़ाना है। तो ये इसका मेन नॉर्मल काम है लेप्टिन का बेसिकली, कि वो अपने फूड के इंटेक को कम कर देता है और एनर्जी के एक्सपेंडिचर को बढ़ा देता है। लेकिन अगर यहाँ जब भी अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर ऑलरेडी है कहीं भी, तो उस केस में लेप्टिन रेजिस्टेंस भी डेवलप होता है और लेप्टिन रेजिस्टेंस के डेवलप होने से एपेटाइट जो है वो बढ़ने लगती है। साथ ही साथ तो एपेटाइट का सिग्नल जो है हाइपोथैलेमस को जाता है वो रॉन्ग सिग्नल जाने लगते हैं, मतलब कह लीजिए कि एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है हाइपोथैलेमस को मिलती है लेप्टिन के रेजिस्टेंस होने की वजह से। तो इसमें कि एपेटाइट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एपेटाइट और बढ़ती है, यानी फूड क्रेविंग्स और बढ़ जाती है इस कंडीशन में, और फूड इनटेक बढ़ता है और साथ ही साथ एनर्जी का एक्सपेंडिचर है वो कम होता है। जब फूड इनटेक बढ़ेगा, एनर्जी का एक्सपेंडिचर कम होगा तो अल्टीमेटली वेट गेन होगा और वेट गेन से फर्दर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है। तो एक विशियस साइकिल डेवलप होती है ये, और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो अल्टीमेटली टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ भी चला जाता है अगर ये कंडीशन लगातार बनी रहे। तो ये आगे जाके टाइप 2 डायबिटीज़ को डेवलप करता है। लेप्टिन का एक और रोल है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो है बेसिकली जो लेप्टिन जो रेजिस्टेंस है, लेप्टिन का जो रोल है वो एक और रोल होता है कि लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लेमेटरी स्टेट को वो डेवलप कर देता है, जिसमें कि IL-6, साइटोकाइंस, TNF अल्फा, इस तरह के जो मार्कर्स होते हैं ये सारे बढ़ जाते हैं। और इनके बढ़ने से भी फर्दर जो है वो बेसिकली क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी या लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन डेवलप होता है। और जब भी शरीर में लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन डेवलप होगा तो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल तुरंत आएगा, और कॉर्टिसोल आने का मतलब है कि ब्लड प्रेशर बढ़ना और ग्लूकोज का बॉडी में ब्लड शुगर बढ़ना या ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाना को, ये लिवर में जाके ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाएगा और फर्दर इंसुलिन रेजिस्टेंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा बेसिकली कॉर्टिसोल इस तरीके से। और लेप्टिन साथ ही साथ एक डायरेक्टली अफेक्ट करता है ओवरिन फिजियोलॉजी को, मतलब ओवरिन फिजियोलॉजी को कंट्रोल करने का काम भी लेप्टिन के थ्रू होता है। और अगर लेप्टिन रेजिस्टेंस हो चुका है तो ओवरिन फिजियोलॉजी डायरेक्टली अफेक्ट होती है, तो ये अल्टीमेटली PCOS की तरफ ले जाता है। तो ये बेसिकली एक ओवरऑल कॉजेटिव रीजंस हैं कि कैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो PCOS डेवलप करता है ओवरऑल तरीके से। एडिपोज टिश्यू में एक और मैकेनिज्म है इसके अलावा, इसमें कि एडिपोज टिश्यू से ट्राइग्लिसराइड की वजह के होते ट्राइग्लिसराइड डेवलप होते हैं, और ट्राइग्लिसराइड जो फ्री फैटी एसिड्स डेवलप करते हैं। और फ्री फैटी एसिड्स जो है वो फर्दर लो ग्रेड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जिसमें कि साइटोकाइंस, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, TNF अल्फा जैसे जो मार्कर्स हैं वो बढ़ते हैं और फर्दर कॉर्टिसोल को रेज करते हैं, और उससे अगेन
इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ ले जाते हैं। जो फ्री फैटी एसिड्स हैं ये फर्दर इंसुलिन रेजिस्टेंस को डेवलप करते हैं। तो ये सारी प्रोसेस जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक विशियस साइकिल जो है बन जाती है। तो इस विशियस साइकिल के होने से ओवरऑल पीसीओएस डेवलप होने लगता है और पीसीओएस का मुख्य कारण ये बन जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो प्राइमरी कॉज जो मोर देन 70% जो महिलाओं में होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। तो अब बात आती है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे टैकल किया जाए। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को सिंपल तरीका है टैकल करने का। इसके लिए एक सिंपल तरीका है, जिस वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है तो उसमें सबसे बड़ा रोल हमारे फूड हैबिट्स का आता है इसमें, कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स जो हमारे फूड के पार्ट हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो सबसे ज़्यादा इंसुलिन को ट्रिगर करता है, प्रोटीन थोड़ा सा कम करता है और फैट बिल्कुल प्रोटीन को इंसुलिन को ट्रिगर नहीं करता है। तो हमें अपनी डाइट को कार्बोहाइड्रेट से एकदम लो की तरफ ले जाना है। प्रोटीन और फैट्स को हम अपने डाइट्स में ले सकते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज इसमें ऐड कर सकते हैं और कुछ मेंसेस रेगुलेशन, मेंस्ट्रुअल रेगुलेशंस की कुछ मेडिकेशंस जो क्लिनिशियंस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं वो उसमें आप जा सकते हैं। लेकिन बिना मेडिकेशंस के आप स्पेशली डाइट मॉडिफिकेशन और कुछ माइल्ड टू मॉडरेट सिंपल वाली एक्सरसाइज से अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम से कम आप कंट्रोल कर सकते हो। और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करते हैं तो ये पूरी की प्रोसेस ही रिवर्स होती है। इसमें कोई ये जो प्रोसेस है इंसुलिन रेजिस्टेंस जो डेवलप हुआ, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें ट्रिगर हुई और इसके ट्रिगर होने से और इसकी विशेष साइकिल बन गई इस ट्रिगर होने की। वो चाहे वो अपने मसल फाइबर हो, जो मसल्स के अंदर जो मसल्स फाइबर होते हैं टाइप 1 और टाइप 2, उनकी जो प्रोसेस है वो पूरी चेंज हो गई। एडिपोज टिश्यू का जो सिस्टम है वो पूरा बदल गया। क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट डेवलप हो गई। वैसे ही पीसीओएस के बारे में कहा जाता है कि दिस इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट इज़ ए हॉलमार्क ऑफ पीसीओएस। और सेम वर्ड यूज़ किया जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए भी, कि जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट है, मतलब जो पुराना एक प्रकार की सूजन है, पुरानी जो सूजन डेवलप है किसी भी शरीर में किसी प्रकार की, वो एक इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक हॉलमार्क है। तो ये सारे कारण इसमें आते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया आज वो टॉप 5 मिथ्स के बारे में और इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे डेवलप हुआ ओवरऑल पीसी, और इंसुलिन रेजिस्टेंस ने कैसे पीसीओएस को जन्म दिया और पीसीओएस का कैसे विशियस साइकिल इसमें डेवलप हो गई, चाहे वो हाइपर एंड्रोजेनीमिया हो यानी एंड्रोजेंस की मात्रा बढ़ जाना, या फिर लेप्टिन के रेजिस्टेंस हो, या फिर यहाँ पे फ्री फैटी एसिड्स, और या फिर कॉर्टिसोल का जो इन्वॉल्वमेंट आता है इसमें, और जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट डेवलप होती है। और एक चीज़ और आती है इसमें, स्ट्रेस इज़ अनदर फैक्टर, कि इसके अलावा अगर स्ट्रेस भी आएगा, अगर साथ में अगर वो स्ट्रेसफुल है अगर वो पर्सन, तो फर्दर कॉर्टिसोल रिलीज़ होगा और कॉर्टिसोल अपने हायर स्टेट को मेंटेन करेगा और उस केस में वो ग्लूकोज को लिवर से कंटिन्यूसली रिलीज़ कराता रहेगा, इससे कि ब्लड ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती रहेगी उस केस में भी। तो कॉर्टिसोल उस तरह से भी एक्ट करता है और फर्दर वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को और एग्रीवेट करेगा, यानी और बढ़ाएगा इंसुलिन रेजिस्टेंस को। So this is all about, we have discussed about the myths of PCOS and causes of PCOS। और आप इस तरह की और भी इंफॉर्मेशंस और भी इंफॉर्मेटिव जानकारी अगर जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ऐसे और भी वीडियो हैं जो कि आप देख सकते हैं इसमें और आप जान सकते हैं इस चीज़ के बारे में। थैंक यू।